सो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे थे, फिज़िकल ज्योग्राफी क्लास 11 एनसीईआरटी। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे मिनरल्स एंड रॉक्स की। रॉक्स की बात की जाए तो तीन तरीके की होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फस। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर अर्थ की बात करें, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, दीज एलिमेंट्स आर इन सॉलिड फॉर्म इन द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ एंड इन हॉट मॉल्टन फॉर्म इन द इंटीरियर। कहने का क्या मतलब है, ये मान लीजिए हमारी सरफेस है, यहाँ हम रहते हैं, इसके नीचे हमने देखा था यहाँ तक मान लीजिए आपकी लिथोस्फीयर है, फिर एस्टेनोस्फीयर है। हमने कहा था आपका जो मैग्मा होता है, जो वोल्केनो बन के बाहर आता है, ये आपकी एस्टेनोस्फीयर में होता है। और यही लेयर आपकी रेस्पॉन्सिबल होती है टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स की वजह से, जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। ठीक है, तो ये जो मैग्मा होता है ये किससे बनता है? ये बना होता है कई वैरायटी ऑफ मिनरल्स से। ठीक है, अब कोई भी रॉक हो, उसकी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करेंगी कि वो किस मिनरल से बना, उसकी मिनरल्स कंपोजिशन क्या है। अलग अलग मिनरल्स की कंपोजिशन पे अलग अलग तरीके की रॉक्स मिलेंगी। जैसे कोई ग्रेफाइट बनेगा, कोई बेसाल्ट बनेगा, और अलग अलग कंडीशंस होंगी कि कोई ग्रेफाइट डायमंड भी बन सकता है अलग अलग एक्सटर्नल डिफरेंसेस की वजह से। तो रॉक की कंपोजिशन डिपेंड करती है कि उसका मिनरल कंपोजिशन कैसा है। और अर्थ के इनर लेयर्स में हमें पता है अलग अलग वेरियस मिनरल्स पाए जाते हैं। तो उन मिनरल्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में हम क्लासीफाई करेंगे। वन इज मेटालिक मिनरल्स एंड द सेकंड इज नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स में तीन तरीके के आते हैं, प्रीशियस जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। दूसरे आते हैं फेरस मेटल्स, काइंड ऑफ स्टील, यानी ऐसे जितने एलिमेंट्स जिनमें हमें आयरन देखने को मिले। ठीक है, मिक्स विद आयरन या फिर डायरेक्ट आयरन की भी बात करें तो उस तरह की जितनी भी मेटल्स मिलेंगे उन्हें हम कहेंगे फेरस मेटल्स। नॉन फेरस मेटल्स यानी वो मेटल्स जो ना ही प्रीशियस हो और ना ही उनका फेरस के साथ, आयरन के साथ कोई कंपोजिशन हो, तो वो बचे कुछ मेटल्स को कहेंगे कहेंगे नॉन फेरस मेटल्स। अब कुछ ऐसे मिनरल्स होंगे जिसमें मेटल ही नहीं होगा। मेटल नहीं होगा तो उनमें क्या होगा, सिलिका जैसी चीज़ें होंगी। सिलिका के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा, जिस रॉक में सिलिका कंपोजिशन ज़्यादा होगा उसका कलर लाइट होगा, और जिस रॉक में आयरन कंपोजिशन ज़्यादा होगा उसका कलर डार्क होगा। यानी मेटल्स क्या करते हैं, कलर को डार्क करते हैं, और नॉन मेटल्स लाइट रखते हैं। ये आपका फैक्ट कई सारे आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प करेगा। नॉन मेटेलिक मिनरल्स, उसमें कोई भी मेटल कंटेंट नहीं होता है, जैसे कि सल्फर्स, फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स। सीमेंट एक नॉन मेटेलिक मिनरल्स का मिक्सचर होता है। तो ये तो बात होगी मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स की। अब रॉक कैसे बनती है, तो रॉक तीन तरीके की है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो वन बाय वन बात करते हैं। जैसे पहली बात करेंगे इग्नियस रॉक्स की। इग्नियस में जो इग्नी वर्ड है ये आपका फायर को डिनोट करता है, और आपकी ज्योग्राफी में आपके लिए फायर का मतलब है लावा। ठीक है, और लावा कहाँ से आता है, मैग्मा से। यानी हो क्या रहा है आपके साथ कि आपका लावा जो मान ली ये कोई वॉल्केनो था, इरप्शन हुआ, लावा बाहर आया। ठीक है, ये लावा यहाँ बाहर आ गया। अब ये कुछ टाइम बाद सॉलिडिफाई होगा, तो जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा इग्नियस रॉक। ठीक है, क्या बन जाएगा, इग्नियस रॉक। तो हमने बात करी थी कि लावा दो तरीके के थे, एक एसिडिक लावा, एक बेसिक लावा। तो डिपेंडिंग ऑन द लावा आपका जो रॉक्स की कंपोजिशन है उनमें भी वेरिएशन आएगा। जो बेसिक लावा है उसमें आपका मेटल कंपोनेंट ज़्यादा होगा, इसीलिए वो डार्क बनेगी, फॉर एग्जांपल बसाल्ट। और जो एसिडिक लावा है उसमें आपका लाइट कंपोनेंट बनेगा, जैसे कि ग्रेनाइट। और एसिडिक लावा जो होता है उसकी आने की टेंडेंसी कम होती है,
कंपेयर टू बेसिक लावा। एसिडिक लावा आने के लिए प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई चाहिए होता है, तब आपका एसिडिक लावा होता है। ठीक है, तो जो आपका एसिडिक लावा है वो ये कह सकते हैं, जो एसिडिक लावा के जो रॉक्स होते हैं वह आपको काफ़ी अंडर द लेयर मिलते हैं, जैसे कि बैथोलिथ वगैरह में मिलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि जो लावा बाहर भी सॉलिडिफाई हो सकता है और अर्थ के क्रस्ट के अंदर भी सॉलिडिफाई होगा। ठीक है, बाहर वाला हो जाएगा बसाल्ट और अंदर वाला हो जाएगा, बाहर वाला हो जाएगा बसाल्ट और अंदर वाला हो जाएगा ग्रेनाइट। ये फैक्ट याद रहेगा। अब आपको सोचिए, जो लावा बाहर सॉलिडिफाई हो रहा है, ठीक है, बाहर जो सॉलिडिफाई हो रहा है उसकी कूलिंग भी जल्दी होगी, और जो अंदर सॉलिडिफाई हो रहा है उसकी कूलिंग स्लो होगी। तो जिसकी कूलिंग स्लो होगी उसके जो क्रिस्टल्स हैं उसका फॉर्मेशन, उसमें जो क्रिस्टल फॉर्मेशन है वो भी बहुत स्लोली होगा, यानी प्रॉपरली हो पाएगा। तो क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो जो अंडर द मतलब क्रस्ट के अंडर जो रॉक्स होती हैं उनका क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा प्रॉपर हो पाता है कंपेयर टू द रॉक्स आउटसाइड। ठीक है, ये वाली रॉक्स का क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा अच्छा होगा, इस फैक्ट को याद रखेंगे। तो बसाल्ट और ग्रेनाइट, इसमें क्रिस्टलाइजेशन किसका अच्छा होगा? ग्रेनाइट का। ठीक है, बसाल्ट और ग्रेनाइट क्रिस्टलाइजेशन किसका अच्छा होगा? ग्रेनाइट का। क्यों? क्योंकि ये बिलो द अर्थ क्रस्ट मिलता है। तो हम खूबसूरती में भी देख सकते हैं कि हम लोग अपने घरों में ग्रेनाइट प्रेफर करते हैं। ठीक है, किचन वगैरह में यूज़ करने के लिए ग्रेनाइट पत्थर यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये खूबसूरत होता है, क्रिस्टलाइजेशन इसका प्रॉपर हो पाता है। बट बेसाल्ट में ऐसा नहीं है, तो इसलिए हम लोग कौन से यूज़ कर रहे हैं? ग्रेनाइट। क्यों? इसका क्रिस्टलाइजेशन अच्छा है। क्रिस्टलाइजेशन क्यों अच्छा है? क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट के नीचे क्रिस्टलाइज हो पाया है, क्योंकि इसे प्रॉपर टाइम मिला है। यानी कि जो रॉक का टेक्सचर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके क्रिस्टलाइजेशन पे। और क्रिस्टलाइजेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? कि उसकी जो कूलिंग है वो कितनी तेज़ी से हुई है। अगर स्लो कूलिंग होगी तो क्रिस्टलाइजेशन प्रॉपर होगा, और लो कूलिंग होगी तो क्रिस्टलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो हमने इग्नियस रॉक्स के बारे में डिस्कस करने थे, वो हम कर चुके हैं। ठीक है, टेक्सचर डिपेंड्स अपॉन साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स or other physical conditions of the materials. If molten material is cooled slowly at great depths, mineral grains may be very large. Sudden cooling results in small and smooth grains. Intermediate conditions of cooling would result in intermediate sizes of grains. वही ग्रेन्स की साइज की बात हो रही है, यानी क्रिस्टलाइजेशन की बात हो रही है। अगर स्लोली कूल होगा तो क्रिस्टलाइजेशन प्रॉपर हो पाएगा। अब नेक्स्ट रॉक देखते हैं, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक में क्या है कि मान लीजिए ये आपका इग्नियस रॉक थी, बाहर कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस जिन्हें हम एक्सोजेनिक प्रोसेसेस या फिर कह सकते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस कह सकते हैं, सनलाइट पड़ी तो ये जो रॉक थी इनमें क्रैक्स डेवलप होना शुरू होंगे। ठीक है, फिर विंड आई या किसी तरह से वाटर का फ्लो हुआ तो ये आपके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए, क्रैक्स डेवलप हो गए, इन क्रैक्स को हम क्या करें? एब्रेशन। ठीक है, फिर विंड आएगी, इनका इरोजन होगा, इरोजन होगा, फिर ये ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल किसी एक जगह पर इकट्ठे होते रहेंगे। ठीक है, फिर ये एक जगह पर कहीं इकट्ठे होते रहेंगे, उसको हम कहेंगे डिपोजिशन। ठीक है, फिर एक जगह इकट्ठे होते रहेंगे तो ये कुछ एक लेयर सी बना लेंगे, और फिर अंडर एक्सट्रीम प्रेशर एंड टेम्परेचर ये मजबूत हो जाएंगे और ये एक रॉक फॉर्मेशन कर लेंगे। इस रॉक को कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक जो होती है आपका किससे बनती है? सेडिमेंट से बनती है। यानी आपकी जो रॉक्स पार्टिकल्स है, इग्नियस रॉक्स जो थी, वो ब्रेक डाउन होती गई होती गई होती गई। ठीक है, और ये जो पूरी प्रोसेस होती है, एब्रेजन टू इरोजन टू ट्रांसपोर्टेशन टू डिपोजिशन, इसको कहते हैं हम डेनुडेशन। इस पूरी प्रोसेस को डेनुडेशन, आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी इग्नियस रॉक्स के पार्टिकल्स कहीं और जाके डिपॉजिट हो गए, लेयर्स फॉर्मेशन करा, तो
क्या बना है, सेडिमेंट्री रॉक। इसकी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज कि ये लेयर फॉर्मेशंस करता है, ठीक है। तो ये बात तो हो गई आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स की। नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब जैसे मैं बात करूं कोल की, और दूसरा है डायमंड। इनमें अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर की, तो कोल इसमें भी है, कोल इसमें भी है, बट फिर भी, या फिर तो फिर, अगर एलिमेंट दोनों का सेम है, कोल में भी कार्बन है, डायमंड में भी कार्बन है, तो क्या डिफरेंसेस है कि कोल की अलग वैल्यू और डायमंड की अपनी अलग ही वैल्यू है। तो ये इसकी अपियरेंसेस की कंडीशंस है। वो बनी कैसे, वो बनी आपके ऑन एन सर्टेन प्रेशर एंड टेम्परेचर। कोल था, उस पर एक सर्टेन प्रेशर एंड टेम्परेचर दिया, ग्रेफाइट बना, फिर ग्रेफाइट से डायमंड बना, सर्टेन प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम वगैरह पे, ठीक है। यानी कि कोई रॉक थी, आपने कोई इसकी कंडीशंस चेंज की, यानी मान लीजिए कोई एक्सट्रीम प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पे ये अपनी फॉर्म चेंज कर ले और दूसरी फॉर्म की रॉक बन जाए, जैसे कोल बन जाए डायमंड, या लाइमस्टोन बन जाए मार्बल। इस तरह से रॉक्स अपनी फॉर्मेशन चेंज कर लेती हैं। तो इस तरह की रॉक्स को कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक मतलब इन्होंने अपनी रूपरेखा बदल ली, ठीक है, यानी चेंज ऑफ फॉर्म, इन्होंने अपनी फॉर्म बदल ली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये अपनी फॉर्म बदल लेते हैं, तो इस तरह की रॉक्स को कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। एग्जाम्पल्स आर मार्बल, डायमंड, ये सब, ठीक है। तो तीन तरीके की रॉक्स थी, तीनों हमने देख ली। अब लास्ट हमारा बचता है रॉक साइकिल। रॉक साइकिल में कहना चाहते हैं रॉक किसी भी स्टेज में हो, वो किसी भी स्टेज में जा सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहले आपका मैग्मा आया, मैग्मा से हमने कहा कि आपकी कूलिंग के बाद, सॉलिडिफिकेशन के बाद इग्नियस रॉक बनता है। अब इग्नियस रॉक बनने के बाद अगर वेदरिंग एंड इरोजन होगा तो वो क्या बन सकता है, सेडिमेंट बन सकता है, ठीक है। या फिर अगर उसी इग्नियस रॉक्स में स्पेसिफिक प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस बन जाएं जिससे वो अपनी फॉर्म चेंज कर ले, अगर उस रॉक का वेदरिंग इरोजन ना होकर वो किसी तरह से अपनी फॉर्म चेंज कर ले, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक भी बन सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सेडिमेंट्री से ही मेटामॉर्फिक होगा, ठीक है। और अगर वो इग्नियस रॉक किसी तरह से अर्थ के क्रस्ट में वापस चला जाए तो वो मैग्मा भी बन सकता है। जैसे हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस पढ़ा था। तो एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये प्लेट कन्वर्ज हो रही तो नीचे जा रही, मान लीजिए दो प्लेट जब कन्वर्ज होती है, मान लीजिए दो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, तो जब ये प्लेट कन्वर्ज होकर नीचे जाएगी तो इसमें जो रॉक्स होंगी तो वो भी तो नीचे सबडक्ट होंगी, वो फिर किस में मिल जाएंगी, मैग्मा में। यानी इग्नियस रॉक के पास एक ऑप्शन ये भी है कि वो मैग्मा भी बन सकता है। तो यानी एक रॉक के पास कुछ भी हो सकता है, वो सेडिमेंट्री भी बन सकती है, सेडिमेंट बनेगी वहां से सेडिमेंट्री, यानी सेडिमेंट्री भी बन सकती है, मेटामॉर्फिक भी बन सकती है, और वापस मैग्मा भी बन सकती है। इसी तरह से बात करें सेडिमेंट्री रॉक के लिए, सेडिमेंट से वो बन सकती है सेडिमेंट्री। अगर उसमें कंडीशंस बदल दी जाएं, कुछ स्पेसिफिकली उसको कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस मिल जाएं, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक भी बन सकती है, मेटामॉर्फिक भी बन सकती है, और किसी तरह से अगर उसका कन्वर्जेंस वगैरह हो जाए तो मैग्मा भी बन सकती है, मैग्मा से फिर इग्नियस बन सकती है। और सेडिमेंट्री रॉक आपका इग्नियस कैसे बनेगा, वापस से सेडिमेंट्री से आपका मेटामॉर्फिक बने, या फिर सेडिमेंट्री से डायरेक्ट मेल्ट होकर मैग्मा भी बन सकता है, मैग्मा से इग्नियस रॉक बन सकता है। यानी अगर जो क्रस्ट सबडक्ट हो रही है उसमें हो सकता है सेडिमेंट्री रॉक हो, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, कोई सी भी रॉक हो सकती है। ये सब सबडक्ट होके डायरेक्ट मैग्मा बन सकते हैं। तो कुल मिला के रॉक साइकिल में कोई भी रॉक कुछ भी बन सकती है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। यही रॉक साइकिल को पढ़ाने का मतलब था। तो मेरे ख्याल से यही इतना ही आपका चैप्टर है। So this was all about your chapter. If you like the lecture, please do like, share and subscribe. Thank you and very much.